All right. So, hello learners, welcome back to this very brand new lesson. So, in this particular lesson, हम बात करेंगे किसकी? Yes, Citizenship Amendment Rules 2024. This is very crucial topic. Yes, इसका बहुत potential है. या तो आपके prelims में आ जाएगा क्वेश्चन, या फिर सर मैम आपके आ जाएगा मेंस में. इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. यस सर एंड मैम. एंड यू ऑलरेडी नो कि हम किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं. फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी आपका यहाँ पर लिंक आ जाएगा. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एक बार जाकर उसको देखें, समझे कि किस तरीके से वाला इनिशिएटिव चलेगा. आपका पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पर बना करके रख दिया मैंने, एक बार आप जाकर के देखेंगे. सो व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू इज कि हम इसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, राइट, फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव. जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी प्री पर्सपेक्टिव से वो हाईलाइट कर दूंगा. इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपके इसके नोट्स मिलेंगे करेक्ट जो हमारा आईएएस मैराथन का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा. लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे. जस्ट बी विद मी फॉर जस्ट 5 मिनट्स, आपको पता चल जाएगा हम यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं. डू ज्वाइन आवर मिशन मुकम्मल सर मैम. दिस इज यूपीएससी सीएससी मिशन 2025 ऑन टेलीग्राम विच इज ऑलरेडी इन रनिंग, राइट. बहुत पीछे हो आप लोग, बट डू नॉट नीड टू वरी, मैं हूं ना. वहां पर जाओ, पिंड मैसेज पढ़ना स्टार्ट करो and start doing things. That's very crucial. You will never going to find such free initiative, right, for your whole comprehensive preparation. बहुत मजे आने वाले हैं, जाकर के देखो. And I want to request just you to do one thing, and that is subscribe and share it a lot. जितना हो सके ना उसको सब्सक्राइब करके स्प्रेड कर दो यार, ताकि सोचना ना पड़े ना किसी चीज को लेकर के आने के पहले. सर मैम ठीक है, आप ही तो हमारा साथ दोगे तभी तो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, राइट. ये सब चीजें ओके. स्टार्ट करते हैं. सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स के पे बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले समझो कि ये न्यूज में क्यों है, राइट. एंड दिस इज हाउ वी गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. सो ऑलराइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ उन्होंने अमेंड किए हैं सिटीजनशिप रूल्स 2009, राइट, 2009 में आए थे. एंड नोटिफाई किए हैं जो सिटीजन अमेंडमेंट रूल्स है हमारे 2024 में, ठीक है. और क्यों किए हैं बेसिकली, देखिए क्या होता है कानूनी प्रक्रिया में जो कानून बनता है, जो कि 2019 का हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना था, इसके लिए बड़ा बवाल हुआ था. क्या हुआ था? बहुत बवाल हुआ था. नहीं हुआ था सर मैम, है ना. तो क्या हुआ था बेसिकली कि जब भी कानून बनता है ना, जैसे पार्लियामेंट ने कोई कानून पास कर दिया, पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, एंड फिर आपके राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर के वो कानून बन जाएगा. अब ये सारी सारी प्रोसेस, एक टॉपिक है हमारी एम लक्ष्मीकांत में, विच इज द पार्लियामेंट. इसके अंदर कानून किस तरीके से बनता है, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, गजेट में क्या आता है, तो वो सारी प्रोसेस बता रखी है मैंने. एन आर प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सब कुछ कवर करवा दिया आपके लिए, सब कुछ. कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है. आई गारंटी यू दैट. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखिए ओके, देखिए बैकग्राउंड समझते सबसे पहले, बहुत जरूरी चीज है ये बैकग्राउंड समझना. सो ओके, सो जो हमारी पार्लियामेंट के पास ताकत है अंदर आर्टिकल 11 क्या कहता है कि हमारे पार्लियामेंट के पास ताकत है सर मैम. किसकी? सिटीजनशिप को लेकर के, उसकी एक्विजिशन को लेकर के, उसके टर्मिनेशन को लेकर के, सस्पेंशन को लेकर के. किसके पास ताकत है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास, सेंटर के पास ही ताकत है कि वो इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन बनाना हो, कानून बनाना हो, रूल्स बनाना हो, तो सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाती है ना. सिटीजनशिप वाले टॉपिक पे मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही डिटेल में, है ना. वो तो यहाँ पर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है, ताकि लिंक आपका टूटे नहीं, राइट. आगे बढ़े. जो पार्लियामेंट है उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट तो पास कर दिया 2019 में, लेकिन अब रूल्स लेकर के आए उसको लेकर के, ठीक है. तो राष्ट्रपति महोदय का सेंट भी मिल गया था इनको. एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नॉट फ्रेम द रूल्स उस टाइम पे, तो ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था. तो रूल्स जब आएंगे आपके तब इंप्लीमेंट हो जाएगा, गजट में छप जाएगा, आ जाएगा, राइट. इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, एक्चुअली aims to give the citizenship to a targeted group of migrants even if they do not have a valid travel documents, है ना. जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, इतनी बार क्वेश्चन आया ना सर मैम यूपीएससी, इतनी बार क्वेश्चन आया. क्रोनोलॉजिकली पूछ लेंगे, प्रोविजंस क्या क्या है ये सब पूछ लेंगे, लेकिन पूछ लेते हैं क्यों? क्योंकि जरूरी एस्पेक्ट है ये, राइट. ओके, देखिए बताते हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 में, इसमें क्या बेसिकली मेंशन है. तो ये बेसिकली है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो 4 कंडीशन अगर उन्होंने फुलफिल की तो उनको इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं करेंगे. रिमेंबर, क्योंकि सिटीजनशिप लेने के लिए आपको कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस हैं, तब जाकर के आप इंडियन सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं, राइट. तो कंडीशंस क्या रही हैं इस कानून के अंदर, हम देखते हैं. तो किस किस को मिलेगी पहले तो वो देख लो. तो रिलीजियस बेसिस पे बनाया था ये, याद है आपको, मैंने बताया था उस टाइम पे भी. देखते फिर से. हिंदूज, सिख,
बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। ये बड़ा जरूरी है, रिमेंबर मुस्लिम नहीं है समझ में। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या देती है गवर्नमेंट कि भाई ये कौन कौन सी कंट्रीज है, पहले ये देख लो, आप खुद समझ जाओगे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अभी तीनों मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं कि नहीं? अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको पता है ना? ऑलराइट, तो बात करते हैं, पूरी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। तो सेंटर का आर्गुमेंट ये होता है कि हम पीड़ितों को ले रहे हैं, विक्टिम्स को ले रहे हैं। तो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में मुस्लिम्स तो पीड़ित हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थोड़ी ना है, वो तो मेजोरिटी में है। राइट, सो दिस इज द मेजर और ओवरऑल आर्गुमेंट्स ऑफ द ओवरऑल एक्ट। राइट, ओके। तो बेसिकली ये जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर इंडिया में इलीगली आए हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014, दिस इज द कट ऑफ डेट। ठीक है, इसके पहले जितने भी आए तो उनको इलीगल माइग्रेट नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि उनको कुछ कंडीशंस बस फुलफिल करनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे, वो क्या है वो बता देंगे आपको। अब इस कानून, ये रूल्स जो है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीजें सब कुछ लिखी हुई है, ताकि इसको इंप्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कर सके। दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल, आई मीन अगर हम बात करें तो कुछ एरियाज है उसको एक्सक्लूड रखा गया, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का कुछ एरिया, जो कि और जितने भी जो 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं। ठीक है, शेड्यूल्स को याद करने की मैंने बहुत जबरदस्त ट्रिक बताई थी, TEARSOFOLD PM। ठीक है, टी से टेरिटरीज हो गया आपका, ई से इमोल्यूमेंट्स, ऐसे आपका अगर हम बात करें अफर्मेशन हो गए, एंड आर से राज्यसभा हो गया आपका, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, सॉरी, यस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, फेडरल लिस्ट, है ना, इस तरीके से हमने बात की थी। और एल से आपका अब बात करें लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफ्रैक्शन, पी से पंचायत, एन से म्यूनिसिपैलिटीज। तो इस तरीके से, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो एक बार जाकर के जरूर देखेंगे, है ना, काफी बार किया हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है, बहुत ही बढ़िया है। कहीं 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, नोट्स आपको सबको चाह दिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1520 क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में सारे करके ले जाओगे, और क्या दूंगी आपको, है ना। तो बस इस तरीके से। तो इनर लाइन परमिट की बात करते हैं, वहां पर भी इंप्लीमेंट नहीं होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। ठीक है, समझे? आगे बढ़े। ऑलराइट, ओके। हम बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एग्जाम किए माइग्रेंट्स को फ्रॉम द एडवर्स पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे पासपोर्ट एंट्रीज एक्ट में लगा हुआ है, 1920 का एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 है ना। और जो रूल्स और ऑर्डर्स होता है, तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हैं, तो उनको रिलीफ बेसिकली इसके अंदर दिया जाएगा। असिस्ट करेगी गवर्नमेंट कि भाई इस तरीके से अगर आप इलीगली आए हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट इनटू इंडिया में, जहाँ पे रहने देंगे आपको एज अ सिटीजन। सो द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन जो है उसको भी रिड्यूस कर दिया, 11 साल से लेकर के 5 साल कर दिया गया, फ्रॉम द अबव कैटेगरी ऑफ द माइग्रेंट्स। डेफिनेटली तो जो 2014 में आए हैं उनको ऑलरेडी 5 साल हो गए होंगे ना, है कि नहीं? अब तो ज्यादा हो गए होंगे, 10 साल के करीब होने वाले हैं, राइट। तो कट यानी नेचुरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि भाई हम पैदाइशी इंडिया के सिटीजन नहीं है, बट हम नेचुरलाइजेशन के थ्रू, बिकॉज इट इज वन ऑफ द प्रोसेस एंड स्टेप to get for acquisition of Indian citizenship. This is very important, right? एक तो बाय बर्थ होता है, नेचुरलाइजेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब चीजें है। तो ये सब चीजें, तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि आपको 5 साल तक इंडिया के अंदर रहना चाहिए पहले, राइट। उसके बाद आपको ये मिलेगी। तो 5 ग्राउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं कैंसलेशन को लेकर के, ओसीआई को लेकर के, हमने बताया था बेसिकली। इसका आंसर आपको नीचे देना है। ठीक है, तो मुझे आप ग्राउंड्स बताओगे कि ओसीआई होल्डर्स जो होते हैं, हम बात करते हैं ओवरसीज जो कार्ड होल्डर्स सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको उनके किस ग्राउंड्स पे उनका कार्ड्स को कैंसिल कर सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, वो आप हमें बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ओके, सो द एक्ट प्रोवाइड्स दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं कैंसिल द रजिस्ट्रेशन द ओसीआईज आल्सो, राइट। अब कुछ की हाइलाइट्स बताता हूं आपको, ये जो रूल्स आए हैं ना, इनके कुछ की हाइलाइट्स देख लो, बहुत जरूरी है, राइट। ओके, तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। एंड जो अखंड हम भारत की बात करते हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये अखंड भारत के पार्ट है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर जो लोग होंगे वो इंडियन ओरिजिन के रहेंगे, राइट। और राइट, हम बात करते हैं मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एक माइनर चाइल्ड होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, अगर कोई माइनर चाइल्ड है बेसिकली, है ना, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। अ पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज इंडियन सिटीजन, कोई भी टाइम पे। उसके अगर हम बात करें, पर्सन और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पे इंडिया के सिटीजन आप रहे हो। दूसरा है लास्ट है रजिस्टर्ड एज आपका ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है, दूसरी क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है नेचुरलाइजेशन के लिए, तो भाई जो एप्लीकेंट हैगा वो है ना आपका, विल हैव टू प्रेजेंट एन एफिडेविट कि भाई जो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं, वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द एप्लीकेशन, कि भाई आप इंडियन सिटीजन है, टू टेस्टिफाई द कैरेक्टर ऑफ द एप्लीकेंट, तो एफिडेविट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। दूसरा, एडिकेट नॉलेज होनी चाहिए वन ऑफ द लैंग्वेजेस विच इज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। कौन कौन से लैंग्वेजेस है बताएंगे आप?
क्या इंग्लिश, आपको बस मुझे यस और नो में आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, क्या इंग्लिश इज वन ऑफ द एट्थ लैंग्वेज, एट्थ शेड्यूल की लैंग्वेज है कि नहीं, बस इतना सा बता दो, समझ जाऊंगा मैं आपको पढ़ाई की नहीं पढ़ा, राइट, पढ़ा है मैंने। ओके, तो शेड्यूल लैंग्वेजेस जितनी है मैंने पढ़ाई है आपको। ऑल राइट, बात करते हैं प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी। प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी की बात करते हैं तो रिलैक्स्ड रिक्वायरमेंट की है कुछ रूल्स को लेकर के। अदर डॉक्यूमेंट्स टू प्रोवाइड द कंट्री ऑफ ओरिजिन। एप्लीकेंट्स को बस यहाँ पर 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ ऑफ, केवल तो नहीं है, हालांकि बहुत टफ होता है बट ठीक है, एज अ प्रूफ ऑफ एंट्री इनटू द इंडिया इंक्लूडिंग वीजास, रेजिडेंशियल परमिट्स, सेंसस स्लिप्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एक्सेट्रा प्रोवाइड करने पड़ेगा। रिनाउंसिंग द सिटीजनशिप ऑफ द अदर कंट्री, डेफिनेटली कि भाई आपको अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो आपको दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप तो रिनाउंस करनी ही पड़ेगी। ये इंडिया के प्रोविजंस में भी आर्टिकल 11 जहां बात करते हैं 5 से लेकर के 11, विच इज सिटीजनशिप को लेकर के, कि अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप के अलावा दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप वो रद्द हो जाएगी। तो उस तरीके से ये भी कि आपको अगर इंडिया की चाहिए तो दूसरी कंट्री की रद्द करनी पड़ेगी, आप छोड़नी पड़ेगी। बात करते हैं कि एप्लीकेशन किसके थ्रू है बेसिकली, तो 1955 का जो एक्ट है आपका, उसी के थ्रू होगा। एक एम्पावर्ड कमेटी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो नोटिफाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके थ्रू आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो नीड क्या है बेसिकली इन रूल्स की और एक्ट की, तो सबसे पहले ह्यूमन राइट का जो पर्सपेक्टिव है, मैंने पहले कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट को इंडिया मानता है, हमारे प्रियम्बल में भी इसका बारे में जिक्र है ना। तो प्रोवाइडिंग रिलीफ टू परसिक्यूटेड इंडिविजुअल एंड सेफगार्डिंग देयर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इसलिए कहते हैं कि हम जो वहां के पीड़ित लोग हैं, हम इंडिया में इसको शरण दे रहे हैं, एक तरीके से सिटीजन बना रहे हैं। तो जर्मनी ने भी दिया था एक टाइम पे, है ना, पता है आपको। स्ट्रेंथनिंग द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है भाई, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो इलीगली इंडिया में आएंगे, फिर वो इलीगल रहने की कोशिश करेंगे, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, तो उससे माइनॉरिटीज बड़ी प्रोसिक्यूट होती है सब चीज, तो सेफ गार्ड इसको प्रोवाइड कर देंगे। रिलीफ ऑफ पार्टीशन विक्टिम्स, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो उस टाइम पे स्टेट रिलीजन के जो है वो स्पेसिफिक है, यानी कि इस्लाम है ना। तो लेकिन अब तो फिर इन कंट्रीज में क्या होता है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी वगैरह, यहाँ को प्रोसिक्यूशन इनका होता है, प्रोसिक्यूशन, तो उस चीज को लेकर के, तो ये बेसिकली नीड है। कंसर्न्स क्या क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो आप कि भाई कंसर्न तो ये कि क्लासिफिकेशन क्या बेसिस पे किया आपके, एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, नाम नहीं लूंगा, उसने बेसिकली रेज किया था कंसर्न इसको लेकर के कि भाई कंट्रीज किन बेसिस पे आपने चूज करी है। ठीक है, तो माइग्रेंट जो होते हैं जैसे अदर कंट्रीज, हम बात करते हैं श्रीलंका, वो क्यों नहीं लिए, क्योंकि वहां पे तो बुद्धिज्म जो है वो स्टेट रिलीजन है। म्यांमार, वहां पे भी बुद्धिज्म प्राइमेसी है, विच इज नॉट इंक्लूडेड, क्यों भाई। दूसरा है बेसिस ऑफ माइग्रेशन, क्या बेसिस है, देयर इज नो टेस्ट स्टिपुलेटेड अंडर द सीएए रूल्स 2024 में कि भाई कि स्क्रूटनाइज कैसे होगा, प्रूफ कैसे करेगा, अगर कोई एप्लीकेंट जो है उस कंपेल टू एंटर इंडिया बिकॉज दे फेस परसिक्यूशन, ये प्रूफ कैसे करोगे आप कि भाई नहीं हमको हमको प्रोसिक्यूशन किया गया है, परसिक्यूशन किया गया है, हम पे अत्याचार हो रहा है, ये प्रूफ कैसे करोगे, ये इसका कोई जिक्र नहीं है। पोटेंशियल ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, डेफिनेटली मुस्लिम्स, ज्यूज, एथिस्ट, है ना, इनका एक्सक्लूजन कर दिया गया सीएए से। एथिस्ट के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, नहीं आपके ज्यूज के बारे में। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द डाटा डेट ऑफ द एंट्री, राइट। तो जो सीए है वो आपको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है टू द माइग्रेंट्स बेस्ड ऑन द डेट ऑफ एंट्री। जैसे कि हम बात करते हैं 1955 में, है ना, फिर इसका अमेंडमेंट हुआ तो डेट बदल दी गई, फिर डेट अपडेट कर दी गई, तो उस तरीके से काफी दिक्कत है। तो जो डेट आपने डिसाइड की गई 31 दिसंबर 2014, उसका कोई रैशनल नहीं है, इस तरीके से उनका मानना है। इम्प्लीकेशन ऑन एक्सटर्नल रिलेशन, अगर आप बात करें तो अमेंडमेंट जो है may imply the religious persecution of non-minority in neighboring countries is one of the reason for the amendment and potentially क्या है leading to a tension between the neighboring countries, जैसे बांग्लादेश, है ना। तो कहेंगे ये तो इंटरनल मैटर हो गया ना हमारा, ये तो इंटरनल मैटर हो गया, लेकिन ये इंटरनल किस तरीके से हुआ सर मैम, अगर इंटरनल होता तो जो अगर हम बात करें माइग्रेशन का जो इशू है तो वो तो हमारे भी कंट्री में हो गया ना। तो ये बेसिकली इट्स नॉट अ पर्टिकुलर इंटरनल मैटर, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन इंक्लूड है, तो हमारी बॉर्डर्स वहां पर आ जाती है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, तो while the Constitutional Amendment Act and to address the concern of the persecuted minorities, it is imperative है कि भाई हमको जो रेज कंसर्न आ रहे हैं, जितने भी हमने कंसर्न रेज किए गए हैं, इनका कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव अप्रोच के थ्रू इनको इंश्योर करें कि भाई इस तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे, ये रूल्स में मैंडेट है और इसी तरीके से प्रोसीजर चलेगा लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लेजिटिमेटली, राइट सर मैम। तो ये था आपका ओवरऑल एनालिसिस, राइट। जब हम बात करते हैं ओवरऑल एनालिसिस